अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सोता दिल का नावल की एपिसोड नंबर 60 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। एपिसोड पढ़ने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और चलते हैं एपिसोड की जानिब। अज़र, छोड़ो मुझे, पागल, जंगली, साइको इंसान, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। दर्द हो रहा है, बहरे हो गए हो जो सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें। वो अपनी कलाई को मरोड़ते हुए इसकी आईनी गिरफ्त से छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जबकि वो इसकी चीखों पुकार पर कान धरने की बजाय इसे घसीटते हुए लाउंज से गुजर रहा था। जब लाउंज में एंटर होते वक्त हसना बेगम ने इस मंजर को परेशानी से देखा था। अज़र, होश में तो हो तुम? हसना बेगम इसे घरकते हुए बोली और इससे शाइना को छुड़वाने के लिए आगे बढ़ी। मॉम प्लीज़। अज़र खानज़ादा ने हाथ के इशारे से इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और इसीलिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, जबकि वो परेशानी से इसकी पुश्त को तकती ही रह गई। अनाइज़ा, वो इस वक्त टेरेस की ग्रिल के पास अफसरदा से खड़ी थी जब इसे अपने पीछे से हारिस खानज़ादा की आवाज़ सुनाई दी। इसकी आवाज़ को सुनकर इसने कर्ब से अपनी बुरी आंखों को बंद करते सख्ती से मींचा था। क्या कमी रह गई थी इसके इश्क में, जो ये शख्स इसके खरे जज्बातों के साथ इतना भयानक तरीके से खेल गया। हथेलियों की पुष्ट से इसने बेदर्दी से अपनी गालों पर आए आंसुओं को रगड़ा था। अनाइज़ा, मैं तुमसे ही मुखातिब हूँ। इसके पास पहुंचकर वो इसकी पुष्ट पर खड़ा हुआ बोला। ओह, मैं समझी शायद तुम किसी और से मुखातिब हो। अनाइज़ा इसकी तरफ अपने चेहरे का रुख करते हुए बोली। सॉरी। इसकी नाराज़गी को जानकर इसने अपने कानों को हाथ लगाया। सॉरी फॉर व्हाट? आखिर कौन हो जो मुझसे सॉरी कर रहे हो? इसने आबरू अचकाकर तीखे लहजे में पूछा। बीवी हो तुम मेरी? इसने इसकी भूरी कांच सी आंखों में देखते हुए कहा। मैं बीवी आरिस खानज़ादा की थी जो कि मर चुका है। मेरे सामने जो खड़ा है ये रईस खानज़ादा है जिसके बारे में मुझे कुछ अता पता नहीं। इसने काटदार लहजे में कहा। तुम सब जानती हो। आरिस खानज़ादा इसके खूबसूरत चेहरे के बिगड़े तासुरात को बड़ी महवियत से देखते हुए बोला। इसके खूबसूरत चेहरे पर इस वक्त गुस्सा, नाराज़गी, नफ़रत, इश्क, मोहब्बत और प्यार का हर रंग बिखर रहा था। मैं कुछ नहीं जानती मिस्टर, तुम हो कौन? आखिर क्या लगते हो मेरे? इनफैक्ट मैं तो तुम्हें किस एंगल से ही ना जानती और ना ही पहचानती हूँ। मान वो इसकी सुरमई रंग आंखों में झांकते चिल्लाई। इसको दिलो दिमाग इस वक्त इस सितमगर के इस रूप को कबूल करने से इनकारी हो रहे थे, इसीलिए बैक वक्त वो गुस्सा, नफ़रत और नापसंदीदगी का इजहार कर रही थी। कमाल है, तुम मुझे नहीं जानती। मैं ही तो तुम्हारा सब कुछ हूँ। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं यहीं खड़े खड़े तुम्हें अच्छी से बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या लगता हूँ तुम्हारा। अनाइज़ा का खूबसूरत चेहरा जो अब गुस्से की हिद्दत से तमतमा रहा था, इसको खुमार आलूद नज़रों से देखते वो ज़ुबानी अंदाज में बोला, जबकि अनाइज़ा को इसका ये अंदाज़ एक आँख ना भाया। क्यों आए हो यहाँ? इसने नागवारी से पूछा। बड़ी जल्दी पहचान गई हो, वो अनाबी लबों तले शरीर मुस्कुराहट सजाए बोला। पहचान? तुम जैसों को अनाइज़ा खानज़ादा को पहचानने की कब ज़रूरत पेश आने लगी? और बताओ कैसे आना हुआ यहाँ? क्योंकि तुम जैसा शख्स बिना किसी मतलब के मेरे रूम में तो नहीं आ सकता। इसने इसकी शरीर मुस्कुराहट को देखते तमसखुर से कहा। फ़िलहाल अभी तो मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें मम्मा के कहने पर बुलाने आया था कि सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन तैयार रहना, रात को मुझ जैसे मतलबी शख्स की तुमसे तफसीली मुलाकात होगी, क्योंकि बाकौल तुम्हारे मतलबी शख्स बिना अपने मतलब के किसी को याद नहीं करता, तो रात के पहर मुझे तुमसे क्या मतलब हो सकता है, ये तो तुम अब जान ही गई होगी। इसने इसकी तरफ झुकते बेबाकी से कहा। तुमने मेरे जज्बों को मार डाला है रईस खानज़ादा। अब तुम्हारी कोई भी
गुफ्तगू और शौक लहजा मेरे दिल पर असर नहीं करने वाला। इसने सर्द महरी से कहा और इससे खूब लड़ना झगड़ना चाहती थी, इससे उलझना चाहती थी, लेकिन फिर एक निगाह गलत इस पर डालकर वो खामोशी से बगैर इसको हरफ आखिर कहे वहाँ से वॉक आउट कर गई, जबकि वो पीछे ठंडी आह भरकर रह गया। ये तो वक्त तुम्हें खुद बताएगा मिस अनाइज़ा खानज़ादा कि तुम्हारे दिल के जज्बात मर चुके हैं या अभी इनमें जीने की कोई रमक बाकी है, या फिर ये अभी मेरे साथ के तमन्नाई है। इसने दिल में सोचा और इसे कमरे से बाहर निकलते देख वो तेज़ी से इसके पीछे लपका था। क्या कह रही थी तुम डॉक्टर से? हाँ, अबॉर्शन करवाना चाह रही थी, मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने से पहले मारना चाह रही थी। कैसी जालिम औरत हो तुम। वो इसको कमरे के वस्त में एक झटके से छोड़ते इस पर चिल्लाया था। हाँ, करवाना चाहती मैं अबॉर्शन, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। वो अपनी कलाई को सहलाते हुए चटक कर बोली और अपनी दोहतिया सफ़ेद कलाई को देखा, जहाँ पर इसकी सख्त मर्दाना उंगलियों की छाप वासिया दिखाई दे रही थी। अपनी कलाई पर बने अजहर खानज़ादा की सुलाखी उंगलियों के सुर्ख निशान को देखते इसकी काली सी आंखों में नमी भर आई और इन पर मरहम लगाने के लिए वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। लिसन, तुम्हें बेबी क्यों नहीं चाहिए? चाइना को ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ता देखकर वो तेज़ी से इसकी तरफ लपका था और अब की बार इसके बाजू को नरमी से थामकर इसके चेहरे का रुख अपनी तरफ करते इसने नरमी से पूछा। इसने इसे नरमी से समझाना चाहा, क्योंकि अजहर खानज़ादा को लगा शायद कि वो इसकी बात को नरमी से समझ जाए। इसके साथ इसका सख्ती बरतना फजूल है। नहीं चाहिए तो बस नहीं चाहिए, इसकी भारी मर्दाना आवाज़ में नरमी की आमेज़श को घुलते महसूस करते इसने गुस्से से इसके हाथ को झटका और खामोशी से ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ गई। ड्रेसिंग टेबल की साइड दराज से इसने अपनी सुर्ख हो रही कलाई पर मरहम लगाया और कबर्ड से अपने पहनने के लिए नाइट ड्रेस को निकाला। इस दौरान वो किसी सोच के ज़रिए असर इसकी तमाम तर कार्रवाई को पुरसोच नज़रों से देख रहा था। सर झटक कर इसने अपनी सोचों को झटका और इसे चेंजिंग रूम में बढ़ते देखकर वो इसकी तरफ बढ़ा और इसे कबर्ड के साथ लगाया। इसकी काली घूर सी आंखों में अपनी बादामी रंग आंखों को गाड़ते वो इसे अपनी शिद्दत भरी बादामी सुर्ख नज़रों से देख कम घूर ज़्यादा रहा था। सब कुछ तो है मेरे पास, बताओ किस चीज़ की कमी है मुझ में? फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं इकराम खानज़ादा की बजाय अजहर खानज़ादा हूँ। इसकी काली सी आंखों में देखते इसने कर्ब से कहा। जाने अजहर खानज़ादा जैसे हाई प्रोफाइल बंदे को किस बात का गम था। इसके सामने ऐसी कौन सी चीज़ थी जो इसे बेबस कर देती थी? हाँ, शाइना इफ्तिखार खान के मामले में वो जाने क्यों खुद को बेबस और कमज़ोर महसूस करता था। इसकी सी आंखों में देखते इसने दिल में इत्तराफ़ किया कि अजहर खानज़ादा का दिल शाइना इफ्तिखार खान के सामने बेबस और कमज़ोर है। शायद इसके सामने वो अपना आप हार गया था, जो इसके आगे इस कदर कमज़ोर और बेबस हो जाता था। ऐसा क्या है इकराम खानज़ादा के पास जो अजहर खानज़ादा के पास नहीं? बैंक बैलेंस, स्टेटस और ख़ानदानी नाम, सब कुछ तो वही है मेरे पास जो इकराम खानज़ादा के पास है। तो फिर क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? क्यों मुझे हकारत भरी नज़रों से देखते मेरे वजूद को धुतकार देती हो? इसके गुलाबी आरज़ों पर आए आंसुओं की लकीर को अपने हाथ की पूंछ से साफ करते इसने बेबसी से कहा, तुम इकराम खानज़ादा हो? नहीं ना, तो फिर मुझसे ये एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि मैं तुम्हें? बेबसी से कहते इसका गला रुंध गया। इसकी आवाज़ जैसे इसके हलक से निकलने से इनकारी हो गई हो। अपने कहकर इसके बाद इसने खामोशी इख्तियार कर ली। हा हा, ओह माय गॉड। इसने मुँह पर हाथ रखकर अपने बेसाख्ता उम्द आने वाले कहके को दबाया और फिर गोया इसका मजाक उड़ाते हुए बोला, उफ, मैंने ये सुना ज़रूर था कि लोग फैंसी में भी जीते हैं, लेकिन तुम जिस फैंसी की दुनिया में जी रही हो वहाँ शराब के सिवाय तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तंजिया कहका लगाते वो इसके चेहरे पर झुका, जिस पर इसकी गर्म सांसों से शाइना इफ्तिखार खान को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ। इसने नागवारी से अपना रुख दूसरी तरफ फेरना चाहा। इसके बरअक्स अजहर खानज़ादा ने इसके चेहरे को थोड़ी से पकड़कर इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। मैं शराब के पीछे भाग रही हूँ या फैंसी की दुनिया में जी रही हूँ, ये फ़र्क अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। इसकी पकड़ से अपनी थोड़ी को हाथ मारकर छुड़वाकर वो तमसखुर से जताते हुए एक अज़म से बोली,
बस यही एक फ़र्क है डियर वाइफी, अगर तुम इस फ़र्क को मिटा दो तो हम बहुत अच्छी मैरिड लाइफ गुजार सकते हैं। इसकी पेशानी की सीध में नाक पर अपनी शहादत की उंगली से सतर खींचते वो ज़ख्मी नज़रों से इस बेरहम को देखते कह रहा था, डियर वाइफी, अबॉर्शन करवाने की सोच तो तुम अपनी इस सोच से निकाल ही दो तो अच्छा है, वगरना मैं अज़हर खानज़ादा हूँ। अगर अज़हर खानज़ादा के नाम के अलिफ लफ्ज़ को हटा दिया जाए तो अज़हर खानज़ादा अपने नुकसान पर तुम्हारे लिए किसी जहरीले जहर से भी ज़्यादा जहरीला साबित हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अज़हर खानज़ादा को नुकसान पहुँचाने की बजाय मेरी मंजूर नज़र बनी हो तो मंजूर नज़र ही बनी रहो। खामखा क्यों खुद को मेरी नज़रों से गिराने वाले काम करके मेरे नाम का जहरीला घोंट पीना चाहती हो। वो इंतहाई सर्द लहजे में बोला और इसको जिताती हुई सुर्ख नज़रों से देखते अज़हर खानज़ादा ने इस पर बहुत कुछ पावर कर दिया था। उम्मीद है तुम ज़रूर समझोगी और इस पर अमल भी करोगी, वरना मैं हूँ ना यहाँ मौजूद, अपने हर कहे पर अमल करवाने वाला। इसके नरमा मुलायम सुर्ख लबों पर अंगूठे को फेरते इसने शाहना को प्यासी नज़रों से देखते बेलचक अंदाज में कहा और फिर अपने दिल की ख्वाहिश पर लब्बई कहते हुए अपने हाथों को इसके चेहरे के तरफ कबड़ की दोनों साइड पर रखता इसके सुर्ख होंठों पर झुका था। शाहना की कमज़ोर मज़ाहमत को किसी खातिर में ना लाते इसके हाथों को अपने हाथों में लो करके कबड़ के साथ लगाकर वो बड़ी रवानी से इसकी सांसों को अपनी सांसों में कैद करते अपनी प्यासी नज़रों की प्यास बुझाने लगा था। रात को बहुत गहरी नींद में थे आप, जैसे काम के बोझ ने आपको बहुत थका दिया हो। उस सोफे पर बैठा सॉक्स पहन रहा था जब जुनेशा ने इकराम खानज़ादा को जांचती नज़रों से देखते पूछा, जिस पर इकराम खानज़ादा ने नज़रें उठाकर इसके खूबसूरत चेहरे को देखा। इसकी नीली आंखों में अपने लिए फ़िक्र का जहान देकर वह ज़ेरे लब मुस्कराया। रात को वो पुरसुकून नींद क्यों ना सोता? आखिर इतने बरसों बाद जब इसकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो गया था तो इसका ये जहनी सुकून फितरी था जो इसे कई सालों बाद नसीब हुआ था। वो हारिस खानज़ादा की तरफ से अब पुरसुकून हुआ था और शायद अपनी बहन अनाइज़ा खानज़ादा के मुस्तकबिल की तरफ से भी। इस पर इकराम खानज़ादा का इतना तो खुश होना बनता था। बेगम थका हुआ नहीं था, बल्कि रात को यूँ लगा जैसे बरसों बाद जहनी सुकून मिला हो मुझे। वो साइड स्माइल पास करते बोला और अब बूट पहनने लगा। खैर छोड़ें, वो मैं पकड़ा ही कब है जो छोड़ भी दूँ? जुनेशा खानज़ादा ने इससे नाश्ते के लिए पूछना चाहा जब वो इसकी बात को दरमियान में अचक कर जुबानी अंदाज में शरारत से आंख के कोने को दबाते बोला, जिस पर इसका चेहरा शर्म से लाल गुलनार हुआ था। शर्म इसके मासूम चेहरे का हता कर रही थी जिसने इसके खूबसूरत चेहरे के नकूश को मज़ीद खूबसूरत बना दिया था और शर्मिंदगी मुस्कुराहट के साथ इसने अपनी कहे की तसही करना चाहिए। वो मैं आपसे नाश्ते का पूछ रही थी कि डाइनिंग टेबल पर नाश्ता ठंडा हो रहा है, आप जल्दी से नीचे आ जाइए। इसकी बेबाक नज़रों से घबरा कर इसने जल्दी से कहा, मुबादा कहीं वो अपने शोले उगलते जज्बात की आंच से इसके नाजुक कोमल से वजूद को खाक ही ना कर दे। ओह, मैं समझा शायद तुम। खैर चलो नीचे चलते हैं, जुबानी अंदाज में कहकर इसने झुककर अपने बूट के आखिरी लेसिस को बंद किया और इसे मज़ीद सुर्ख करने का इरादा तर्क किए वो सोफे से उल्टा इसकी जानिब आया। इसने बड़ी नरमी से इसके गुलाबी माइल सुर्ख गालों को छुआ और फिर इसके सफ़ेद मम्मी हाथ को थामे वो इसे अपने साथ लिए डाइनिंग हॉल में चला आया। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, कैसा लगा आप सबको ये नावल? अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और ऐसे मज़ीद दिलचस्प नावल पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। और फिर मिलते हैं इस नावल की नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।